हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने साइंस और इकोनॉमी के बेहतरीन प्रश्नों के साथ जुड़ता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंटेंट हो सके उतना ही आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। और अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हैं तो ये वादा भी है कि आप जिस ध्येय से तैयारी कर रहे हैं अपनी, निश्चित ही उसको प्राप्त कर लेंगे। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, और जानते हैं जो लोग भटकते हैं वो किधर के भी नहीं होते हैं। एक जगह पर रुक कर थम कर अच्छी से तैयारी करना, ये तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है। और हमारी जो संस्था है ये आप लोगों के लिए ही है। पीईटी का निःशुल्क बैच, पीईटी का किया सारे के सारे बैचेस हमारे यहाँ फ्री चलते हैं आपके लिए। जो भी अभी चले हैं, अभी किसी भी बैच पर, किसी भी क्लासेस पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया, बस आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं तो उस पर कमेंट जरूर किया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम करें जिस टाइम पे क्लास प्रीमियर हो या लाइव हो। बाद में भी आप देखिए तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और साथ ही साथ एक बात और है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। यार, प्रश्न को देखिए, नहीं आ रहा है तो आप मेरी बातों को सुनकर ही कमेंट कीजिए। मेरी बातों को जब सुनकर कमेंट करेंगे ना, जो चीजें आप लिखते हैं वो आपको ज्यादा याद होती है। जब लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस सेशन को शुरू किया जाए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ स्मार्ट स्टडी के साथ। आइए जुड़ते हैं अपने प्यारे यशवंत गौरव सर के साथ। और आज की जो क्लास है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी यही देखने को मिलेंगे। मैंने कहा है बायोलॉजी में आपको लेके आऊंगा, बेहतरीन तरीके से लेके आऊंगा। और जब लेके आऊंगा ना तो बायोलॉजी को ऐसे ही धुआं धुआं एकदम हो जाएगा। तो आइए आज देखते हैं। ये वाला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। कौन सा प्रश्न आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता होता है, लेकिन आपके सामने प्रश्न आने वाला है। आ गया, लीजिए। फिजिक्स से है। पहला प्रश्न किसका है? फिजिक्स का है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं तो यहाँ खड़ा ही हूँ आपके लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो मैं टाइम थोड़ी लूंगा, मैं तो थोड़ा सा जो ये औपचारिक मात्र का सेटिंग होता है उसको पूरा करता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। चलिए, तो अब बताइए आप, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं आप, के लिए सूत्र क्या है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं आप, उसके लिए सूत्र क्या है? तो आवृत्ति और आवर्तकाल, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। ये मैंने बताया था। कैसा बताया था? अनुक्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। कैसा होता है? विलोमानुपाती होता है, ऐसे कह दीजिए। एक दूसरे के कैसे होते हैं? ये अनुक्रमानुपाती या विलोमानुपाती होते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला ही अनुक्रमानुपाती या विलोमानुपाती दर्शा रहा है। इसे आप कहेंगे आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1/T। कैपिटल टी से आवर्तकाल को दर्शाते हैं। तो आवर्तकाल जो होगा, आवर्तकाल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। अब चाहे टी लिखिए चाहे आप आवर्तकाल लिखिए, जो भी आपका लिखने का मन है वो लिख लीजिए। और जब ये आवर्तकाल ज्ञात करना होता है, आवर्तकाल ज्ञात करना होता है, तो इसी को आप उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा बटा आवृत्ति। इतना आसान सा प्रश्न है।
इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखिए, ये रहा आपका आंसर और प्यार से इसको करके निकल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एफ से प्रदर्शित करते हैं और आवर्तकाल को कैपिटल टी से, और ये स्मॉल एफ होता है इसका, फ्रीक्वेंसी का स्मॉल एफ होता है। कैपिटल एफ लगाएंगे तो वो फोर्स हो जाएगा, फोर्स का मतलब बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। बेहतरीन था ना, छोटा सा ही प्रश्न है लेकिन जब नहीं जानते हैं तो उलझा के रख देगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर दूसरा, सोनार। अच्छा, सोनार आप लोग जानते हैं ना, सोनार SONAR यही होना चाहिए ना। इसका होता है साउंड, क्या होता है, साउंड, हाँ सही है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यही होगा ना। देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी देखने को आपको मिल रहा है, ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। ध्वनि नेविगेशन, जबकि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए यार, ये तो गलत कर रहा है ना, ऑप्शन ही गलत कर रहा है। ऑप्शन गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए। हार्ड में है कि यही है? हार्ड में होना चाहिए। हार्ड कॉपी में होना चाहिए प्रश्न। ये सही तो लिखा है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं यार। कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा था फिर? अच्छा, ऑब्जेक्ट से आ रहा था, ओ से। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओ यहाँ से था। चलिए हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो ये मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ये सोनार करता क्या है यार? तो सोनार जानते हैं क्या करता है? सोनार ऑब्जेक्ट, सोनार जो होता है ना, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सबमरीन या फिर कोई भी जहाज या कोई पनडुब्बी की आवाज को सुनकर, जब इसकी आवाज जाती है तो आवाज को परावर्तित करके उसकी आवाज, उसकी दूरी को, उसकी स्थिति को बताने का कार्य करता है। उसकी दूरी और उसकी स्थिति को बताने का कार्य करता है कौन? सोनार। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसकी स्थिति को बता देगा, उसकी दूरी को बता देगा, और वो क्या चीजें हैं वो भी कंफर्म कर देता है कि कितनी बड़ी है वो चीज। ये सारी चीजें कंफर्म कर देता है। इसीलिए बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में, समुद्री जहाजों में, मछुआरों के पास, सैन्य बलों के, सैन्य बल जो होते हैं, जो जैसे कि समुद्री सैन्य बल यानी कि जल सेना जो होती है, उसके पास, नेवी जो होती है उनके पास सोनार सिस्टम होता है, ताकि पानी के अंदर या पानी में जितनी भी दूर की चीजें हैं वो कंफर्म हो सके कि हाँ वहाँ पे ये चीजें देख नहीं सकते आप, लेकिन ये इसकी जो आवाज होती है वो परावर्तित उनके हिसाब से उसको क्या करती है, माप लेती है। ठीक है, तो ये होती है सोनार। इसीलिए इस सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो समुद्र के अंदर आपके पास कोई भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कोई आपको हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये इसी वजह से पता चलता है, इस टेक्नोलॉजी से पता चलता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। 3 पर, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। त्वरण, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से। एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है? डबल सी हो जाएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन या त्वरण इसी को कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं एक्सीलेटर। एक्सीलरेटर आप बढ़ाते हैं ना, एक्सीलरेटर जो बढ़ाते हैं वो आप क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सीलेट करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तब जाके गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या घटती है। आप उसे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी, तो इसी को कहते हैं। तो ये होता है, क्या होता है भाई? तो
वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब वेग परिवर्तन कब होता है तो वो भी मैं बता दूं आपको। तो वेग परिवर्तन कब होता है भाई? आपका वेग परिवर्तन समय के साथ होता है, वेग बटा समय। देखिए जहां पे ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जहां पे वेग होगा वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा, वही सही हो जाएगा। देखिए किसमें है, आप लगाइए 1 मिनट, तब तक हम देख लें भाई क्या बात है। हेलो, बोलिए। ओके, आइए, हो गया। चलिए अब आप बोलिए। मैंने आपको सूत्र बता दिया, सूत्र के साथ इसका मात्रक भी बता दूं मैं। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? मतलब ये वेग बटा समय। वेग बटा समय आपका ये देखिए, वेग बटा समय, वेग बटा समय आपको यहाँ पर दिख रहा है। जब यहाँ पर आपको दिख रहा है तो यही इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं त्वरण, त्वरण यानी कि ए बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक है। तो इसमें से आपका सूत्र मिल गया, आपको इसका मात्रक मिल गया, मात्रक के साथ समय मिल गया, परिभाषा भी मिल गई। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सारी चीजें आप देखते ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। धारा घनत्व, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होगा वो आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? किस तरह से ज्ञात करना चाहेंगे आप? दो तरीके से ज्ञात होता है। एक तो होता है आपका आवेश इंटू क्यू ए, हाँ, आवेश इंटू एम्पियर पे चला जाएगा, एरिया पर चला जाएगा। दूसरा जो होता है वो हो जाएगा आपका धारा बटे एरिया पर चला जाएगा। तो दोनों में से जिस पर अभी आप निकालना चाहेंगे दोनों पर ही आपका निकल के आता है। क्या निकल कर आएगा? तो ये होता है आपका एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। इसको जानते हैं आप, जे से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जे से प्रदर्शित किया जाता है। अब आवेश और साथ में आप इसको क्या लगा सकते हैं? एरिया लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा पहला, नहीं वी हो जाएगा यार, इसमें वी होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। इसमें वी होगा और दूसरे वाले सूत्र में होगा आपका, इसमें आपका v हो गया। और दूसरा वाला जब आप निकालेंगे तो दूसरा सूत्र एक होता है I बटा ए, एरिया। ये इस तरह से आप देखेंगे तो इसके दो सूत्र निकल कर आएंगे, लेकिन दोनों में ही क्या होता है? देखिए I मतलब एम्पियर हो गया, I मतलब क्या हो गया? एम्पियर हो गया, और बटे एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मिलकर निकल कर आ गया। इससे निकालते तो आप ये आवेश हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। ये क्या हो गया? ये आवेश होता है चार्ज, ये आवेश होता है, और ये क्या होता है? ये होता है आपका वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी सिटी होगा, ठीक है, वेलोसिटी। तो ये हो गया आवेश, चार्ज होना चाहिए था यार, एक इंग्लिश एक हिंदी लिख दी है, कोई बात नहीं। चार्ज इंटू आवेश, वेलोसिटी, ये हो गया। उसके साथ आप इसको भी देखें यार, दोनों में से जो भी आपको सूत्र, इस सूत्र से इसका मात्रक दिया है तो इसी सूत्र से इसको देख लीजिए। तो इसके इस सूत्र से देखेंगे तो कौन सा बन के आ गया आपको? एम्पियर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर या प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। इस तरह से भी कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं इसको? इसको आप कह सकते हैं एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, इस तरह से इसको कह सकते हैं।
बोलने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर इनवर्स, वर्ग इनवर्स। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे, जिस तरह से अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको तरीके पे तरीका बताता जाऊंगा, स्मार्ट आपको बनाता जाऊंगा। लोगों को एक पता होता है, मैं 2 3 4 बता दूंगा, जिस तरह से बता दूंगा वो पेपर में कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको फंस ही जाएगा। जब फंस जाता है तो वही लोग कहते हैं कि सर जी आप कैसे एग्जैक्ट बता देते हैं। तो एग्जैक्ट मैं इस तरह से नहीं बताता हूँ भाई, उसके लिए प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस होती है, आपको सारे तरीके सारे फॉर्मूले अगर याद हैं, आप उनको तोड़ मरोड़ के भी किसी तरह से आंसर निकाल लेंगे। नहीं पता रहेगा फिर भी निकाल लेंगे, अनुभव हो जाता है उतना। चलिए आगे चलें, आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 पे चलिए। लंबी दूरियों के मापन के लिए मापन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है भाई? लंबी दूरियों में, जैसे कि लंबी दूरियों में ले लिया जाए आपके स्टार्स यानी कि तारे की दूरी, या फिर ग्रहों की दूरी, या फिर पिंडों की जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी दूरी। तो इस तरह से जो दूरियां होती हैं, आकाश पिंडी खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरियों में ले लिया जाए तो खगोलीय दूरियों में इनको मापा जाता है। खगोलीय दूरियों में इनको देखा जाता है, इसका किस पैमाने किसका प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समानांतर विधि। समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है, और लंबी दूरियों में इसका प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरियों में मतलब जैसे कि तारे का हो गया, ग्रहों का हो गया, पिंडों का हो गया, खगोलीय पिंडों का हो गया, तो इनकी दूरी मापने के लिए ही समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाया कीजिए यार, जुड़ते नहीं हैं आप लोग। ठीक है, क्यों जुड़ते नहीं आप? बताइए आप लोग जुड़ते नहीं, तो ये गलत बात है ना? गलत है कि नहीं है? सही बताइएगा। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को मेहनत करके पढ़ाता हूँ, आप लोग फिर भी नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो भाई क्या किया जाए बताइए? या तो आपके सपनों में जान नहीं है, या तो आपको ध्यान नहीं है। जिसके सपनों में जान है, जो ऊंची उड़ान भरना चाहता है, वो मेरे साथ आएगा जरूर। जिसके जो अपने माँ बाप की खुशियों को देखना चाहता है वो जरूर आएगा, सपनों को पूरा करना चाहता है वो जरूर आएगा। एक बार देखेगा, एक बार देखने से उसको समझ में आ जाएगा कि मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ, और जैसा कहेगा वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे तो मैं तुरंत अपना लहजा चेंज कर देता हूँ। स्पीड, स्लो, ज़्यादा डीप, फैरलिंग, ऊपर से ही, जैसा कहेंगे आपको ऐसा समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए, ये हो गया, जिसको चलते हैं आगे फिर भाई। असंपीडित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंप्रेस्ड नहीं है, अनकंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड की बात नहीं कर रहा है, अनकंप्रेस्ड की बात कर रहा है, असंपीडित। अरे यार आप लोग किसान हो ना, आप लोग देखते होंगे ट्यूबवेल या मोटर के साथ पाइप लगी होती है। ट्यूबवेल या मोटर के साथ क्या लगी होती है? पाइप लगी होती है पानी जाने के लिए। तो उस पानी की गति को मापने के लिए, उस तरल की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो उस गति को मापने के लिए जो असंपीडित है, जो किसी मोटर से लगा हुआ है, जो किससे लगा हुआ है? मोटर से लगा हुआ है। यहाँ से पाइप लगाते हैं, ऐसे पाइप लगी होती है, तो पाइप जाके कहाँ जाती है? खेतों में जाती है। तो खेतों में जो ये पानी जा रहा है ना तरल, ये जो पानी जा रहा है तरल, तो इस तरल की गति को मापना, इस तरल की गति को मापने का, दबाव को मापने का जो यंत्र होता है, जो मीटर होता है, उपकरण होता है, उसे हम लोग वेंट्रीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रीमीटर कहते हैं। ठीक है, वेंट्रीमीटर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है भाई? तो ट्रांसड्यूसर आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या रूपांतरण, या इसी को क्या कह देंगे आप? रूपांतरण। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि जनरेटर यांत्रिक है, लेकिन वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उस ऊर्जा को। जैसे कि पवन है, पवन ऊर्जा, पवन चक्की हवा को क्या करता है? वो पवन ऊर्जा को वो बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा इसी तरह से बदली जाती है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। इसी तरह से आप देखेंगे पटाखे जब फूटते हैं तो उसमें उष्मीय और ध्वनि ऊर्जा दोनों में परिवर्तित हो जाता है आपका रासायनिक ऊर्जा।
आपकी रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो उसमें आप ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तीनों में बदल जाती है। तो इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं उसको कौन मापता है भाई? तो उसको मापता है आपका ट्रांसड्यूसर। एनीमोमीटर बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। एनीमोमीटर क्या होता है? तो ये धरातल पर हवा के वेग, धरातल पर हवा के वेग को मापने का कार्य करता है, मापने का कार्य करता है। ठीक है, धरातल पर हवा के वेग को मापने का कार्य करता है कौन? एनीमोमीटर। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब आप जानते हैं कपलिंग करना, किसी चीज को कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को क्या करना? जोड़ना। जैसे कि आप देखते हैं ट्रेन का इंजन और डिब्बा दोनों को कपलिंग किया जाता है जब दोनों अलग होते हैं। आप इलाहाबाद प्रयागराज में बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे या फिर स्टेशन पर कहीं गए होंगे, देखे होंगे आप लोग, जब इंजन जुड़ता है तो उसे कहा जाता है कपलिंग करना। क्या करना? कपलिंग करना, जोड़ना। अब ये जो जोड़ होता है ये वायर पे ले लें, इसको हम लोग वायर पे ले लें, तो वायर में ये जो जोड़ होता है तो उसकी ऊष्मा को माप कर वो बता देता है कि कितनी दूर तक इसका जोड़ है, यानी कि उसकी ऊष्मा को मापता है। थर्मोकपल, थर्मो का मतलब ही होता है ऊष्मा, तापीय, तापन। तो ये जो तापन है वो ताप जहां पर जोड़ा जाता है ना वहां पर ताप कम हो जाता है। अब जब कम हो जाता है तो उसको मापने का कार्य थर्मोकपल करता है और बता देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का इसका जोड़ है, यहाँ से यहाँ तक का इसका जोड़ है, वो उसी वजह से पता चल जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? थर्मोकपल की वजह से। थर्मोकपल क्या बताता है भाई? ऊष्मीय प्रभाव को बताता है। किसको बताता है? तापमान बताता है, तापीय जोड़ बताता है। ठीक है, तापीय जोड़ बताता है, ताप बताता है, सीधे सीधे कह रहे हैं ताप बताता है। किसका ताप बताता है? जोड़ का ताप बताता है। ठीक है, तो इसमें से सारे आंसर मिल गए आपको। लेकिन इस प्रश्न का क्या आंसर था? तो इस प्रश्न का आंसर था मेरे दोस्त वेंटीमीटर। क्या है? वेंटीमीटर। वेंटीमीटर क्या होता है भाई? असंपीड़ित यानी कि जो पाइप होती है, पाइप में जो तरल यानी कि पानी मानी जाता है उसकी गति को मापने का कार्य कौन करता है? वेंटीमीटर करता है। ठीक है, चलिए छठवें पे हो गए, सातवें पर चलते हैं। तनाव यानी कि स्ट्रेस। तनाव यानी कि स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र होता है। ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई? तनाव यानी कि स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र होता है भाई? क्या होना चाहिए आप बताइएगा, क्या होना चाहिए? तो बल बटा क्षेत्रफल। क्या होना चाहिए? बल बटा क्षेत्रफल होना चाहिए या फिर बल बटा द्रव्यमान होना चाहिए? बताइए क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल या बल बटा द्रव्यमान होना चाहिए। मैं आपको बता दूं तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, इससे अगर ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, बहुत तरीके से, बहुत गजब की हिंट हो गई आपकी। इससे आप निकाल सकते हैं कि इसमें से कौन सा होगा, इससे आप निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, या फिर आपको ये लिख सकते हैं आप इससे एन न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, इनवर्स वर्ग इनवर्स कहते हैं यार, उल्टा सीधा जो भी हो जाए कोई बात नहीं, जानते रहिए आप, वर्ग इनवर्स। इससे आप निकाल सकते हैं उसको। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन होता है बल का। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन होता है बल का ना, न्यूटन बल का होता है। और जब न्यूटन बल का होता है तो फिर उसके बाद आप बटे में क्या दिखा रहे हैं? मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल का होता है। किसका होता है? क्षेत्रफल का होता है। आगे आगे नहीं निकल कर, बल बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया। अरे यार, मात्रक पता हो या आपको मात्रक पता हो तो आप सूत्र निकाल सकते हैं, सूत्र पता हो तो आप मात्रक निकाल सकते हैं, और सूत्र पता है तो आप सवाल लगा सकते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे हम आपसे जुड़े हैं, आप अपने घर से जुड़े हैं, और घर आपके घर वाले किसी न किसी से जुड़े हैं, किसी न किसी तरह से सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। यही तो श्रृंखला है। चलिए, हो गया। प्रश्न नंबर 8, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? न्यूटन बटा मीटर। मात्रक, SI मात्रक, यही है ना संवेग का? नहीं, ये नहीं यार, तनाव का मैं नहीं चला। हाँ,
अच्छा ये उसका हो जाएगा, उल्टा हो गया, ये इसका नहीं है, इसका तो आसान सा है, वो बता दीजिए। इसका आसान सा है, बहुत आसान सा है, जल्दी से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। वेग बटा द्रव्यमान हो जाएगा या फिर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। सामने ही तो है, सामने ही तो है भाई, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सामने ही तो है। वेग द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमान बटा वेग नहीं होगा, आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण नहीं होगा, क्योंकि वेग जुड़ा हुआ है, त्वरण कहाँ से आ जाएगा। ये देखिए द्रव्यमान गुणे वेग, यही इसका राइट आंसर बन गया, यही इसका राइट आंसर बन गया। बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है यार। चलिए प्रश्न नंबर 9, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में गुणज 10 की घाते -18, 10 की घाते -18 का उपसर्ग मान है। अच्छा ये आपको पता है कि नहीं पता है, एसआई में उपसर्गों का मान होता है, एसआई में उपसर्गों का क्या होता है, मान और नाम होता है उनका, प्रीफिक्स जिसे कहते हैं आप लोग, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो होते हैं आपके, जो उनमें जुड़ते हैं तो आगे जुड़ जाते हैं, उनका एक मान होता है, नाम होता है। क्या मान और क्या नाम होता है आपको बता दूं तो मैं पूरा चार्ट लगाया था, उस चार्ट पे, उसके बाद वहां से आते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं यहाँ पर ना, उसके बाद यहाँ पर हल करते हैं। ओके आइए, मैंने रखा हुआ है, पूरा चार्ट रखा हुआ है आपके लिए, मैंने देखा था, इसीलिए ये ऐसा प्रश्न है इसलिए रख लेते हैं, जरूरत पड़ जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जब आवश्यकता पड़ती है तो लोग याद करते हैं। देखिए दिस प्रीफिक्स मल्टीपल बेस यूनिट फॉर लार्जर मेजरमेंट, और ये वाला जो है इधर वाले, दीज प्रीफिक्स आर डेसिमल फ्रैक्शंस दैट मल्टीपल बेस यूनिट फॉर स्मॉलर मेजरमेंट, छोटे से छोटे वाले में, ये छोटे से छोटे में है, ये बड़े से बड़े में है। अब देखिए इनको कैसे कहते हैं आप लोग, इनको कैसे कहते हैं ये देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा आपका आज, थोड़ा सा आपका समय लगेगा, तो उस समय को देखिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 की घाते 30, 10 की घाते 30 को कहते हैं क्वेटा, क्या कहते हैं, क्वेटा कहते हैं, क्वेटा। और 10 की घाते 27 को कहते हैं रोन्ना, क्या कहते हैं, रोन्ना कहते हैं। और 24 घात को क्या कहते हैं, योटा कहते हैं, योटा, योटा। और 10 की घाते 21 को कहते हैं जट्टा, क्या कहते हैं, जट्टा कहते हैं। 10 की घाते 18 को एक्सा कहते हैं, 10 की घाते 15 को पेट्टा कहते हैं, 10 की घाते 12 को टेरा कहते हैं, 10 की घाते 9 को गीगा कहते हैं, 10 की घाते 6 को मेगा कहते हैं, 10 की घाते 3 को किलो कहते हैं, 10 की घाते 2 को क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं, 10 की घाते 1 को डेका कहते हैं। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा, योटा, रोन्ना और क्वेटा। ये रहा आपका प्लस वाले चार्ज का। 10 की घाते 1, 10 की घाते 0 का मतलब 1 ही होता है, ये जानते हैं आप लोग, तो ये नाम याद कीजिए। और वहां पर कितना दिया था अभी वो भी बता देंगे। देखिए अब माइनस वाले को देखते हैं, 10 की घाते -1 है तो उसे डेसी कहते हैं, 10 की घाते -2 है तो उसे सेंटी कहते हैं, 10 की घाते -3 है तो उसे मिली कहते हैं, 10 की घाते -6 है तो उसे माइक्रो कहते हैं, 10 की घाते -9 है तो उसे नैनो कहते हैं, 10 की घाते -12 है तो उसे पीको कहते हैं, 10 की घाते -15 फेम्टो कहते हैं, 10 की घाते -18 है तो एक्टो कहते हैं, 10 की घाते -21 है तो जेप्टो कहते हैं, 10 की घाते -24 है तो योक्टो कहते हैं, 10 की घाते -27 है तो रोन्टो कहते हैं, 10 की घाते -30 है तो क्वेक्टो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेक्टो कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे इसके उपसर्ग के सूत्र हैं, उपसर्ग के मान हैं। अब ये उपसर्गों के मान आप क्या करेंगे, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नेट से सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। लेकिन सर्च क्या करना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पूरा क्लियर तो दिख रहा है। पूछा क्या है आपसे, 10 की घाते 18, 10 की घाते -18, 10 की घाते -18 है तो कितना हो गया, ये अट्टो हो गया ना, अट्टो हो गया। 10 की घाते -18 क्या हो गया, अट्टो हो गया। 10 की घाते और क्या क्या दिया था वहां पे, रोन्टो दिया होगा, जो भी दिया होगा अभी देख लेते हैं। 24 एक्टो हो गया, रोन्टो देगा 27 हो गया, क्वेक्टो देगा तो हो गया 15 देगा, फेम्टो हो गया, पीको हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से गीगा, टेरा, पेट्टा, एक्सा, एट्टा, जेट्टा, योटा, चोट्टा,
जो भी हो जाए, छोटा रोना सोना पोना छोड़िए, आगे चलिए। ऐसे ऐसे तो नाम है, देखकर ही कंफ्यूज होते रहेंगे। चलिए बैक करें, चलते हैं वापस अपने क्लास पर। क्लास कहाँ गई भाई? डॉक्यूमेंट्स में है, इस पे आ जाइए, अपने पीडीएफ पर आइए। हाँ, एसआई पद्धति में क्या पूछा था? 18 पूछा। अट्टो, अट्टो पूछा है ना? अट्टो पूछा है तो क्या हो गया? देखिए अट्टो पूछा है तो ये 18 हो गया, ठीक है। हाँ लीजिए, ये मिल गया अट्टो। इसे क्या कहेंगे? अट्टो कहेंगे। देखा ना आपने, अभी चार्ट में आपने देखा है, चार्ट आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसे क्या कहेंगे? अट्टो कहेंगे, ठीक है। तो ये अट्टो हो गया। बाकी योक्टो, एक्सा, अभी एक्सा पढ़ाया था, ये तो प्लस में चला गया। ये योक्टा, योक्टा भी आपका किसमें है? माइनस में है। योट्टा जो है ये आपका प्लस में है। तो योट्टा चुट्टा भी बोला था मैंने ना, योट्टा चुट्टा, तो जिसमें भी आप जाएंगे उसमें मिल जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ से माइनस को वापस चलते हैं अगले वाले पे। ये रहा पृष्ठ तनाव का ज्ञात, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का जो सूत्र है, आप इसमें से देखेंगे तो कौन सा बनेगा भाई? पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र। और मैं इसका बता दूं तो अभी तनाव का बताया था ना मैंने, मात्रक, तनाव का मात्रक बताया था, तो इसका भी मात्रक बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद। अब चलिए देखिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइएगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा भाई? न्यूटन का मतलब बल आएगा, जरूर आएगा, बल आएगा, यानी कि पहले बल आएगा। और ये बटे में है तो बटे वाला आएगा, यानी गुणे वाला आप काट दीजिए, गुणे वाला काट दीजिए, ये गुणे काट दीजिए, लंबाई पहले है तो लंबाई को काट दीजिए, ये भी कट गया, बचा क्या? ये देखिए, दिमाग लगाइए आंसर पाइए, दिमाग लगाइए और आंसर पाइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। बल है, बल का मतलब क्या होता है? बल और बटे लंबाई है, बल बटे लंबाई है। तो बल का होता है न्यूटन, और लंबाई, लंबाई का मतलब किसमें आप ज्ञात करते हैं? मीटर में। एक ही है, मीटर हो गया, तो न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। प्रति का मतलब बटा होता है। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी यार। बल गुणे लंबाई, ये देखिए बल गुणे लंबाई, ये तो हो गया किसका? कार्य का, कार्य का हो गया ये। इस तरह से तो सारे मात्रक कुछ ना कुछ बताएंगे, तो सारे सूत्र कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। चलिए पद्धति में गुणे 15, -15, -15 अभी दिखाया था ना आपको, -15। अरे ये तो 18 था, ये 18 था, 10 की घाते -18 था। और ये फेमटो, फेमटो है 10 की घाते 15, 10 की घाते -15, ये माइनस में है। योट्टा अभी बताया था, ये प्लस में जाएगा। और जेप्टो, जेप्टो किसमें था? जेप्टो भी आपका प्लस में, हाँ प्लस में है, जेप्टो भी आपका प्लस में है। तो अब जान जाइए, इसलिए तो मैंने आपको पूरा ग्राफ दिखा दिया, पूरा का पूरा ग्राफ इसीलिए दिखा दिया कि आप आराम से सारी चीजें देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। डेसी, मिली, किलो, गीगा, मेगा, जेप्टा, क्वेटो, क्वेटो, क्वेटा, सोचो, क्वेटो, क्वेटा, क्वेटा और क्वेक्टो, क्वेक्टो, यही सबसे लास्ट वाला दिखाया है आपके फिगर में, जो आपने फिगर में देखा है। ये -30 है, ये 30 है, ये -30, ये 30 है, और ये -30 है। यही सबसे लास्ट फिगर दिखाया था आपको, ठीक है। चलिए अभी देखिए, सेशन लंबा होता जा रहा है भाई। भारत में बचत बैंक, अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, जल्द से जल्द करके आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? पहले आरबीआई का 2011 का नियम था, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता था, पहले किया जाता था। लेकिन अब संबंधित बैंकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संबंधित बैंकों के द्वारा। जिससे आप ब्याज ले रहे हैं वही ब्याज दर तय करता है, वही अपना ब्याज दर तय करता है। पहले आरबीआई तय करता था 2011 अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 2011 के अनुसार। लेकिन अब कौन करता है? तो अब संबंधित बैंक जो होती हैं, जिससे आप लोन ले रहे हैं, वही तय करता है। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करना है भाई अब, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो आइए देखते हैं
जल्दी जल्दी हल करते हैं, ठीक है। ये रहा, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। डिप्टी गवर्नर आपके थे, क्या नाम था उनका, राजेश्वर राव। राजेश्वर राव कहीं ऑप्शन में है, राजेश्वर, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में देखिए राजेश्वर राव हैं। ये बहुत पहले से ही जुड़ चुके थे, शायद 1881 के आसपास से ही बैंकों द्वारा जुड़ चुके थे, लेकिन बाद में इनको क्या अक्टूबर 2020 में क्या किया गया था, डिप्टी गवर्नर, 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर के पद पर चुना गया था। आइए आगे चलें। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में देखिए, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक है। भारतीयों द्वारा संचालित जो प्रथम बैंक थी वो थी अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक थी, अवध कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा ये, अवध कॉमर्शियल बैंक। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा जो चलाई गई बैंक थी वो थी आपकी कौन सी बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक। कहीं है, पंजाब नेशनल बैंक। कब चलाई गई थी, 1894 में। 1894 में पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा चलाई गई, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा चलाई गई। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा भारतीयों द्वारा चलाई गई प्रथम बैंक। तो ये पूर्ण रूप से प्रथम बैंक जो चलाई गई थी वो पंजाब नेशनल बैंक थी, पीएनबी जिसे आप लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, अवध कॉमर्शियल, अच्छा छोटे में दिया है, अवध बैंक करके दिया है। तो अवध बैंक प्रथम बैंक थी, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा चलाई गई कौन सी बैंक थी, तो वो थी आपकी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो आंसर कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बनारस स्टेट बैंक है, ऑप्शन में 5 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, विश्लेषण करेंगे तो समय और भी बढ़ जाएगा। आइए, जितना कर रहे हैं उतना बहुत है। भारत में 1 रुपए का नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है यार, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत सरकार के द्वारा। तो 1 रुपए का नोट पूछ रहा है, और पूछा है आपके पीईटी में ये प्रश्न आपको पूछा था कि 1 रुपए के बैंक पर, 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, पूछता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जरा बताइए, जो 500 की नोट शुरू हुई है आपकी, नई वाली 500 नोट शुरू हुई है, उस पर सिग्नेचर किसका होता है, सिग्नेचर किसका होता है भाई, सिग्नेचर किसका होता है जरा बता दीजिएगा। तो इस पर किसका सिग्नेचर होता है, गवर्नर का ना, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है इस पर, ठीक। गवर्नर किस समय कौन है इस समय आरबीआई के, तो संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा जी का सिग्नेचर आपको इस समय जो टकसाल से नोटें निकल रही होंगी उनका सिग्नेचर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तनु अम्ल में से, यानी कोई अम्ल है उसमें से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, तो कौन है इसमें से, क्या एल्यूमिनियम है, क्या तांबा है, क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या लोहा है। बप्पा रे बप्पा, कंफ्यूजन है ए भाई। इसमें 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं आपको, कह दीजिए एल्यूमिनियम और लोहा दोनों होता है, एल्यूमिनियम लोहा, लोहा प्लस एल्यूमिनियम, ये प्लस एक साथ नहीं है, एल्यूमिनियम, ये दोनों के दोनों होते हैं भाई, दोनों के दोनों होते हैं। ऑप्शन मिस हो गया है, 5 ऑप्शन दे दिया है, चाहे इसको हटा दिया होता, चाहे इसको हटा दिया होता, 4 ऑप्शन होता तो एक ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो अब समझ गए आप, कौन विस्थापित कर सकता है, दोनों, एल्यूमिनियम और लोहा दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, कोई बात नहीं। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तत्व की सबसे छोटी इकाई, अरे आप जानते हैं कि कोई पदार्थ हुआ, कोई पदार्थ को आप किस में तोड़ेंगे, कण में तोड़ेंगे, कण किस में टूटेगा, अणु में टूटेगा, अणु किस में टूटेगा, परमाणु में टूटेगा, परमाणु में टूटेगा। तो सबसे छोटी इकाई इधर ही बड़े से छोटे में जा रहा है ना, बड़े से छोटे में जा रहा है, कौन बन गया, परमाणु बन गया। परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं भाई, परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं जरा बताइएगा। तो परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। क्या आइटम, हम लोग कहते हैं ना क्या आइटम है। अरे यार हम लोग एटम सही से नहीं बोल पाते, एटम है, एटम बम, एटम बम लग रहा है, तो लग रहा है ना। तो यही एटम बम जो है वही सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन है, तो परमाणु। परमाणु सबसे छोटी इकाई किसी तत्व की, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। यहाँ पदार्थ की जगह पे आप तत्व लिख लीजिए, तत्व आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये तत्व पूछ रखा है, ठीक है। किसी भी पदार्थ में आप तत्व जाएंगे, तत्व से कण पे जाएगा, कण से अणु पे जाएगा, अणु से परमाणु पर जाएगा, इस तरह से छोटी इकाइयां मिल जाती हैं, ठीक है। आइए, सबसे अधिक संख्या में यौगिक किसके हैं, सबसे अधिक संख्या में यौगिक मतलब मतलब ज्यादा से ज्यादा यौगिक बनाए, ज्यादा से ज्यादा यौगिक, जिसकी सबसे ज्यादा अपरूप है, जिसके सबसे ज्यादा अपरूप है उसी के सबसे ज्यादा यौगिक भी मिल जाएंगे। तो किसके मिल जाएंगे भाई, कार्बन,
कार्बन के सबसे ज्यादा अपर रूप है तो सबसे ज्यादा यौगिक भी इसी के मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यौगिक किसके मिल जाएंगे? कार्बन के मिल जाएंगे। कार्बन सी, C6। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? जल का विद्युत अपघटन। जल के विद्युत अपघटन, ये वाला तो एक बार मैंने बताया था ना आपको प्रश्न में। लाल तप्त लोहे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, अभिक्रिया से जस्ते की अभिक्रिया कराई जाए, हाँ ये भी करेगा। तीनों का तीनों सही है, यानी कि इसमें से सभी। अच्छा बना हुआ है प्रश्न, बढ़िया बना, बढ़िया प्रश्न बना। ये वाला तो एक बार मिला था आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो ये था पहले था, क्या था? जल से, क्या था? हाँ, जल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है किस अभिक्रिया के द्वारा? तो ये जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसमें ऑप्शन था। लेकिन इसमें दो ऑप्शन और जोड़ दिए गए हैं, लाल तप्त लोहे से भाप का गुजरना, और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया कराई जाए, तो ये होता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो यानी कि इसमें से सभी हो गया। इसमें से क्या हो गया? इसमें से सभी हो जाएगा। जब सभी हो गया तो बात ही खत्म है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो गए। बाकी चलते हैं। आज प्रश्न थोड़ा ज्यादा थे, लेकिन व्याख्या भी अच्छी थी, प्रश्न भी अच्छे थे, व्याख्या भी अच्छी करनी पड़ गई, तो समय थोड़ा बढ़ ही गया होगा। जब समय बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, चलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्या दिक्कत है? आज का जब प्रश्न खत्म हो गया, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए यार। बस वही तो हम लोगों की जान है।